अडॉप्ट किया है। कई बार कह दिया कि डायरेक्ट आड़तियों को देंगे, कभी कहते किसान को देंगे, अब फिर आड़तियों को दिया और आड़तियों का फिर अब वापस जो है फेडरेशन में आप करो, उससे और जो डिले हो रही है। मतलब किसान को अभी 1 महीने के करीब हो गया वो पेमेंट नहीं मिली। यही पेमेंट जो है सरसों की खरीद में है आपके 25 तारीख तक गेहूं की खरीद जो है कई मंडियों में मतलब 25 तारीख तक के बाद की। इसी प्रकार से आप जो फैसले थे, मैंने कहा था पिछली बार भी कहा था, सरकार ने इस समय हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए किसान के साथ। तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई है इसकी, जो लॉकडाउन हुआ और जो कोरोना आया, जो उसमें और मजदूर को खासतौर पर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। तो इनकी तकलीफ देखते हुए और कोई ऐसा कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए था। मैंने कहा भाई हम लड़ रहे हैं, इकट्ठा होकर लड़ेंगे जो इनको और तकलीफ में डालें। अब जो बहुत सारे ब्लॉकों में आधे उसमें हम धान मत पैदा करो, किसान को कह दिया, और अगर जो धान पैदा करेगा नहीं मानेगा तो प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। ये किसका अधिकार है? ये तो जो किसान का अधिकार है, एक एक दाना खरीदना सरकार की जिम्मेवारी है। कोई आज पहली दफा थोड़ा ही है, ये तो देश का एमएसपी जिस चीज का निर्धारित हो गया है वो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि जल स्तर जो है वो गिर रहा है बहुत सारा, हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हमारा स्तर बढ़े। तो उसके लिए जो क्या उठाए 6 साल में, मैं आज कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन जो दादू पंदरवीं नहर थी वो भी इन्होंने बंद कर दी। जैसे हमने सिरसा में ओटो झील रिजर्व, वाटर रिजर्व जिसको रिजर्व कहते हैं, वो सिरसा में ओटो झील खोदने का काम किया, मेवात में जो कोटला का किया, और जो 1-2 नाले थे या नदियां थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया? सरकार की तरफ उठाना चाहिए तो अच्छे जो है बीज पैदा करने चाहिए, जैसे DSR है, उससे उससे बिजाई करोगे तो कम पानी लगेगा। पिछली बार इन्होंने भाई हम प्रोत्साहन देंगे, लेकिन किसी को कोई लाभ उसका दिया नहीं, तो कैसे विश्वास होगा? अब कह रहे हैं आप धान मत बो। इसी प्रकार से जो स्प्रिंकलर्स हैं या आपका जो भूमिगत पाइप लगा के फुहारा लगता है, ड्रिप इरिगेशन है, उसके लिए तो मान लो स्प्रिंकलर्स के लिए और उसके लिए जो सब्सिडी थी कांग्रेस के समय में, उसका भी महंगा हो गया क्योंकि टैक्स बढ़ा दिए। अब 60,000 का 12,000 तो टैक्स ही हो गया उसके ऊपर, और मेरे ख्याल में 2-3 साल से सब्सिडी भी नहीं दी इन्होंने। और अगर अच्छा आप बीज दोगे, किसान को कहोगे और बीज हाइब्रिड दोगे तो उसमें पानी भी कम लगेगा। 1 सितंबर से कर लेगा, 90 दिन में पकती है तो 60 दिन में पकने लग जाएगी। इसी प्रकार से मैं देख रहा था अभी फैसला किया सरकार ने ट्यूबवेल के कनेक्शन का, 84,000 एप्लीकेशन थी जो है किसानों ने जो सारा मीटर का पैसा दे दिया, अब दिए हैं, और कुल 4,000 देने की हाँ भरी है। और जबकि पहले शुरू में करते थे 6200 हम देंगे। ये भी मैं समझता हूँ जायज बात नहीं है कि किसान के ऊपर थोपा जाए या ये मीटर लगाओ, फलानी ब्रांड का मीटर लगाओ। मीटर बढ़िया होना चाहिए। ये किसान के बिल तो किसान ने भरना है। जल ही जीवन में 2,000 रुपए मक्का के उसमें दिया था, उसका कोई किसी को लाभ नहीं इन्होंने दिया, ये आपके सामने। और खास तौर पे जो सब्जी वाले हैं, सब्जी किसान पैदा करते हैं, जो फूल पैदा करते हैं, वो तो बर्बाद हो गए। आज आपने देखा भिवानी जिले में पास टेलीफोन आए उनके, उन्होंने वीडियो भेजी, टमाटर जो पैदा करता है अपने डंगरों को खिला रहे हैं, खेत में बैठे हैं किसान। जो फूल पैदा करता है, जब सब कुछ बंद है, फूल कौन खरीदेगा उनके लिए प्रावधान इन्होंने कुछ करना चाहिए था। माइग्रेंट लेवल के साथ जो मजदूर हैं बेचारे, उनके साथ कई जगह अमानवीय जो सलूक किया गया, कभी बॉर्डर रोक देते हैं, कभी सील कर देते हैं, कभी यमुनानगर में लाठीचार्ज हो गया। ये अमानवीय तरीका नहीं होता। बहुत दुखिया है, वो तो बहुत परेशान है, उनको तो बल्कि प्रदेश में रखना चाहिए था। आगे आपको कारखाने चलाएंगे, आपने उसका चलाने का काम करना है,
रियायत, जो रियायत देनी चाहिए, इनको रियायत देनी चाहिए, इनका कोई ना कोई वो देना चाहिए, पैकेज देना चाहिए। पैकेज जो दिहाड़ीदार हैं बेचारे, या छोटे दुकानदार हैं, या जैसे बार्बर शॉप है, आपके कारीगर हैं, जिनकी दिहाड़ी रुपी रिक्शा वाले हैं, उनका कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए था। वो ठीक है, वो आपने दिया, अब ग्रीन कार्ड के राशन देना तो आपने शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह उसकी लिस्ट नहीं बनी है, उसको दो आप। लेकिन गरीब आदमी है, दुकानदार है, उसको एवरेज के हिसाब से बिल ले रहे। अरे जब वो 1 यूनिट जला ही ना, दुकान चल नहीं रही, तो एवरेज का क्या मतलब? तो मैंने कहा तो गरीब आदमी का बिजली की कम से कम 300 यूनिट जो है सरकार को वहन करनी चाहिए 3 महीने तक के लिए, ताकि उसको कुछ हम राहत दे सकें। इसी प्रकार से एक और फैसला मैंने देख रहा हुआ है कि जो 2015 में हजारों नौकरी यहाँ निकली, जिनके टेस्ट हो गए, जिनके इंटरव्यू हो गए, कईयों की तो लिस्ट भी आउट हो गई, ज्वाइन नहीं करना, जैसे संस्कृत के टीजीटी टीचर थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और जो टेस्ट हो गए थे और जिनके इंटरव्यू हो गए थे, फाइनल हो गए थे, वो हजारों नौकरियां कैंसिल कर दी, क्योंकि इनका लगता है नौकरी देने के बजाय नौकरी कैंसिल करने में लगे हुए। और बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हटा दिए हैं, उनका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। ये ऐसा समय है, कठिन समय है, कर्मचारियों को हटाना नहीं चाहिए। अच्छे कर्मचारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आए हैं मेरे पास, प्रोफेसर के, उनके टेलीफोन, कईयों को पेंशन नहीं मिली। तो इस प्रकार से छटनी नहीं, इस समय नहीं है अब। तो इस तरह आपकी बहुत सारी बातें, बल्कि आप देने की बजाय उल्टा किसान को तो डीजल का भाव बढ़ा दिया, मंडी पे टैक्स लगा दिया आपका। और जैसे एमएसएमई है, या इंडस्ट्रीज हैं, या होटल वाले हैं, उनका फिक्स चार्ज जो है, वो बिजली का बिल ले रहे फिक्स चार्ज। जब चल ही नहीं रहे तो फिक्स चार्ज किस चीज का है? उनकी कंजम्पशन के हिसाब से दो, रियायत दो, उनको रियायत देने की बात थी, ताकि आगे हम फिर से अपना आर्थिक जो समाज का विकास है वो फिर से अपनी पटरी पे हम चढ़ा सकें और आगे चल सके। इस प्रकार से है, और यही आजकल की बात थी। मेरा सबसे पहले तो यही है कि जो अब छूट मिली है, ये हमारे को नहीं होना चाहिए। छूट मिल गई है और अब हम कोरोना से मुक्त हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अपने को सतर्कता बरतनी चाहिए, और जो गरीब आदमी है, इनका भी सब्र जो है कभी ना कभी टूट जाएगा। देयर इज ऑलवेज लल बिफोर स्ट्रॉम। तो उस स्थिति तक नहीं पहुंच देना चाहिए, उनकी कोई मदद करनी चाहिए। हम साथ हैं और लड़ाई में पूरा साथ देने और समर्थन देने को तैयार हैं। किसी साथी के सवाल तो पूछ सकते हैं, मुद्दे तो यही है। मकसद तो आपसे विचार जानने का, आदान प्रदान करने का था। पवन जनता टीवी से सबसे पहला पर्सन है पवन जनता टीवी से, और फिर विशाली पीटीसी से, उसके बाद सुरेंद्र धीमान जी। हाँ जी, हाँ जी पवन जी। हेलो पवन जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही पवन जी आपकी। हेलो सर, नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, पवन जी आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, किसानों की जो पेमेंट है सर गेहूं की, आड़ती ये कह रहे हैं कि हम सीधा पेमेंट किसान को नहीं कर पा रहे हैं, हम पहले एक बीच में एजेंसी प्राइवेट कोई है उसको पेमेंट करते हैं, फिर वो किसान को पेमेंट करती है। प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग है। तो सरकार को ये फार्मूला अपनाकर एक्सपेरिमेंट करके क्या किसानों के साथ अन्याय नहीं किया इस वक्त में? बहुत ज्यादा। मैं तो शुरू में भी कहा था भाई ये बेकानी है, हिट एंड ट्रायल मत करो किसान के साथ, क्योंकि ये तो पुराना ही सिस्टम करते हैं, आरती का उसका बना हुआ है। अगर ये महसूस कर रहे हैं भाई किसान के साथ कहीं होता है, जब किसान को टोकन दिए थे तो आप इतना अनाज ले आओ, आप गेहूं ले आओ, उस समय ऑप्शन पूछ सकते थे कि भाई आप आरती के द्वारा लेंगे या सीधे लेंगे, तो साफ आ जाती है। अब किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। पहले जाएगा आड़ती के नाम,
फिर आड़ती वापस भेजेगा, फिर किसान के नाम जाएगा, फिर किसान से आड़ती लेगा। ऐसा कंफ्यूजन कर दिया और यही कारण है जो डिले है। जो एक जो 25 तारीख को किसान को पेमेंट मिली है ना, तो अपना अनाज दे गए हैं, उसके बाद अभी पेमेंट पहुंची नहीं है, तो डिलेइंग टैक्सेस हो गया। ये दोनों की तरफ से है और प्रदेश को भी नुकसान है इस बात का। मेरे को समझ में नहीं आया, ये नए नए तजर्बे बड़ा भारी नुकसान हुआ है इससे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हुड्डा साहब, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कौन? मैं रामचंद्र लटवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ भाई रामचंद्र जी बोलो। जी, जिस तरह से सर आपने कोरोना का जिक्र किया और अब किसानों की जो हालत रही है इस मौसम में, खास तौर पर मौसम की मार थी, अब भुगतान के भी लाले पड़े हुए हैं। इसी तरह से तो बीमा किया गया था, आपकी ही पार्टी के एक नेता ने ये आरोप लगाया है कि 99,146 करोड़ रुपए का जो है प्रीमियम लिया गया था और जिसपे 72,952 करोड़ रुपए का महज मुआवजा देश में दिया गया है किसानों को। 26,094 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा जो है बीमा कंपनियां कमा गई हैं। इसको किस तरह से देखते हैं सर? तो मैं पहले कह चुका आपको कि जो ये प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो है वो कामयाब नहीं है। ये तो कंपनियों की कमाई का साधन बन गया। ये पहली बार नहीं, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो कोरोना से पहले, उस टाइम भी ये बात कही थी। उस टाइम जो है ना 17,000 करोड़ प्रीमियम था और 12,000 करोड़ जो कंपनसेशन था, 5,000-7,000 करोड़ उन्होंने कमाया मुनाफा। तो ये ठीक नहीं है। और दूसरा, एक लोन रिकवरी स्कीम बन गई। जो किसान लोन ले रहा है तो सीधी जो है बीमे की किस्त वहां से काट देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कहीं दुनिया में ऐसी इंश्योरेंस स्कीम कहीं नहीं है। जहाँ पे भी जो भी इंश्योरेंस स्कीम मतलब दोनों पार्टी कंसल्टिंग पार्टी होनी चाहिए और इंश्योरेंस करने वाला। यहाँ किसान जाता सीधा काट दिया जाता है। तो ये जो है ना स्कीम। हितेंद्र राव जी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान टाइम्स। हेलो हाँ हितेंद्र जी। दादा मेरा सवाल है, आपने माइग्रेंट वर्कर्स की बात की है। माइग्रेंट वर्कर्स को काफी दिक्कतें आई हैं, उन्हें मारा पीटा भी गया है, उन्हें कई कई दिन जो है पैदल साइकिल पे चलना पड़ा है। मानवीय उनके साथ व्यवहार भी हुआ है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एज द लीडिंग ऑपोजिशन इन हरियाणा कांग्रेस की तरफ से क्या एफर्ट रहा है ऑन ग्राउंड? आपने 40 लाख रुपए तो दिए सरकार को, लेकिन एफर्ट क्या रहा है? क्या कोई नेता हरियाणा ऐसा है, आप कहीं भी पता करें। खत्म कर दूं, आप जवाब दीजिएगा सर, एक सेकंड। अच्छा, सवाल खत्म कर दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऑन ग्राउंड जो है, किसी ने जाके कांग्रेस के लीडर्स ने क्या मोबिलाइज नहीं किए जा सकते थे वर्कर, जो जाके उनको जो है खाना पे खिलाते, पानी पिलाते, उनकी मदद करते, उन्हें जूते चप्पल दे देते, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का कोई प्रबंध करते? क्या एज ऑपोजिशन ये जिम्मेवारी नहीं बनती हरियाणा कांग्रेस की? भाई साहब हमने बहुत किया है, आप कहीं से पता करें, अंबाला में करें, हमारे कांग्रेस NSUI यूथ कांग्रेस सब ने किया है। आप हमारे जितने विधायक हैं उनके हलकों में देखें, जहाँ विधायक नहीं हैं वहाँ जो हमारे साथी हैं उन्होंने खाना भी खिलाया है और पूरा प्रयास भी किया है। हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, तनख्वाह के अलावा जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ हमने अपने साथियों से मदद भी करवाई है, कंट्रीब्यूट किया है। जो कर सकते थे हमने पूरा किया है। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात थी, सरकार ने हम स्वयं भेजेंगे और उसके लिए पार्टी ने पैसा दे दिया, भाई आपको जरूरत तो कर लो। और मैंने कहा और कहीं जरूरत हो तो हम और भी और तनख्वाह काट लो, तो पूरा किया है। और भी मतलब NGO तो सबसे हरियाणा में सबसे जो सराहनीय काम किया है वो NGO ने भी किया है। जो कोई भूखा नहीं रहा है हरियाणा में, तो हरियाणा में कोई भूखा नहीं मरा। लेकिन जो जिस प्रकार से बॉर्डर पे कभी रोके गए, कभी मतलब गुड़गांव जाने से रोक दिए, गुड़गांव दिल्ली जो माइग्रेंट लेबर थे उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ। जो कि जो सहानुभूति से जिस प्रकार से करना चाहिए था, हो सकता है ठीक ठाक व्यवहार होता तो शायद रुक जाते हैं। हुड्डा जी मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है जी, मेरा भी इसी से जुड़ा है, अगर मैं पूछ सकूं अभी।
हाँ विशाली जी सर मेरी आज मूलचंद जी से बात हुई थी। एक्चुअली मैं उनके साथ एक छोटा सा वो करके आई हूँ बातचीत का दौरा, तो उसमें यही सब बातें उठी थी, स्पेशली मजदूरों को लेकर सर, और श्रमिक प्रवासी मजदूरों को लेकर। तो उनका ये कहना है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत किया है और पैसे के अलावा भी फिजिकली भी बहुत मदद की है, लेकिन वो इन तमाम चीजों को नकार रहे हैं सर। जब मैंने कहा कि कांग्रेस का ये आरोप है कि बहुत ज्यादा मेस हुआ पड़ा है, सिस्टमैटिक कुछ नहीं है, तो उनका ये कहना था कि उनकी जो आदत है वो सिर्फ आरोप लगाना है और कोई मुद्दा नहीं होता उनके पास। क्यों सर, मैं एक और जोड़ दूं, उन्होंने साथ में ये भी बोला कि यहाँ से जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं वो खास तौर पर अपने प्रदेशों में जाके हरियाणा सरकार की प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जितनी अच्छी व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है उतनी पूरे देश में किसी और प्रदेश में किसी सरकार ने नहीं की है। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है जी, मैं स्वयं की प्रशंसा करने में यकीन रखता है, लेकिन पंडित जी फरीदाबाद जिले से हैं, वहाँ हमारे ललित नागर जी ने, वहाँ नीरज हमारे जो है विधायक हैं, उनसे उनका पता करो आप, जरूरत पड़ी जब सबको आने का, उसका कोई रहते पूरा योगदान दिया है। अब ये इनके जब खिसियानी बिल्ली खंबा होते, वो मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं होता। हाँ, मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने भी किया है, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया, सारे एनजीओ ने किया, सबने मिलकर लड़ाई, तो सबके मिलकर लड़ाई चलती। ये दोषारोपण का समय नहीं है, इस समय मैं कोई दोष नहीं कहता हूँ, अब उनका विचार है, लेकिन जो मैंने बात कही है वो तथ्य पर कही है। मेरा क्वेश्चन है न्यूज़ 18 थोड़ा सा, ये जो चांदवीर जी ने जो सिस्टम बनाया ना वो ठीक बनाया भाई साहब, सारे ना चांदवीर जी को फॉलो करो, इसका नाम लिया जाए वो बोले। एक न्यूज़ 18 से अंकित दुधानी हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा। अंकित मेरा कि विधानसभा का जो सेशन है, विधानसभा का जो सेशन है वो अभी कैंसिल कर दिया गया है कि विधानसभा का सेशन नहीं होगा, मानसून सत्र नहीं होगा। आप नेता विपक्ष हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, और क्या कोई ऐसी मांग करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से हो सके ये सत्र, जिससे कि हर विधायक की आवाज जा सके? देखिए, अभी तो 31 तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद ये कहूंगा, क्योंकि ये कब तक रखेंगे? अगर पार्लियामेंट का सेशन स्थगित किया हुआ है, आपके सामने है, तो वो उनका क्या फैसला होता है जब देखें। सुरेंद्र धुमान जी, डॉक्टर सुरेंद्र धुमान जी। हुड्डा साहब, दो सवाल हैं, एक तो पेमेंट से है, किसानों की पेमेंट से रिलेटेड है। डिप्टी सीएम फूड सप्लाई मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक खरीदी हुई गेहूं गोदाम में नहीं चली जाएगी तब तक हम किसी की पेमेंट नहीं करेंगे। एक तो विषय ये है कि क्या ये सही है। दूसरा विषय है, जो प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी हुई जिसमें आबकारी विभाग, तो दूसरा सवाल है कि जो शराब की तस्करी हुई है हरियाणा में, जिसमें आबकारी विभाग तो शामिल था ही, उनके चक्कों से शराब गायब हुई है, दूसरी शराब प्रदेश के मालखानों से भी गायब हुई है। जब हमने ये सवाल पूछा, सत्येंद्र राणा को गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं वर्तमान, आपका नाम नहीं लिया लेकिन वर्तमान आगे तो आप आगे, और जो पूर्व विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज है, आपका नाम और अभय सिंह चौटाला का नाम और घसीट लिया। इन दोनों पे आप क्या कहना चाहते हैं? पूर्व विपक्ष के नेता तो अभय सिंह चौटाला भी हैं, तो और भी हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। मैं क्या कहूंगा इनमें, आपका भी नाम ले दिया। वो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कह चुका भाई, राजनीतिक प्रतिशोध से बने हैं, कोई उसमें मेरे को पूरा जुडिशरी पर विश्वास है, लेकिन ये तो तस्करी में तो नहीं, हम कोई करप्शन में नहीं है, मेरा कोई करप्शन के लिए नहीं है, कोई ये नहीं है मैं तस्करी करी हूँ। मैंने राजनीतिक फैसले कोई भी हो सकते हैं, और उसको राजनीतिक तौर पे कोई केस बने तो उसका क्या तोलमेल है, ये तो मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। मैं क्या व्यक्तिगत उनकी बात करूं, पहले अपना देखें, अपना मतलब ये फिर ये क्यों कहते हैं भाई मेरे पिताजी निर्दोष हैं, वो फलाना निर्दोष है, दोष है, इनसे थोड़ा ही बात होती है। लेकिन अगर तस्करी को जस्टिफाई करते हैं इन बातों से, तो ये मैं समझता हूँ वाजिब बात।
और जो किसानों को जो पेमेंट तब दे रहे हैं कि जो गोदाम में गेहूं चली जाएगी, ये कितना वाजिब है? जो ये किसानों को पेमेंट तब कर रहे हैं, डिप्टी सीएम ने कहा कि जब तक गेहूं खरीदी हुई गोदाम में नहीं चली जाएगी, जब तक हम किसान को पेमेंट नहीं करेंगे। जो आपने तो गोदाम में कैसे जाएगी? मैं खुद कह रहा हूँ, लिफ्टिंग कुल 45 लाख टन की है इन्होंने, तो कब खत्म करेंगे ये? इनकी जो ये रोज डील डॉल नीति थी, कभी पेमेंट इधर दो उधर दो, पेमेंट देने के बाद भी आड़ती के पास जाएगी, आड़ती फिर वापस देगा, फेडरेशन में देगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम बना, मेरे समझ में नहीं आया कि किसान के साथ उसका वो बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है, आड़तियों का भी और किसान का भी। ऐसे थोड़ा ही है। अभी ये तजर्बे करने की समय था क्या? लोग मुसीबत झेल रहे हैं, ये तजर्बे कर रहे हैं। हुड्डा साहब, मैं गौरव गर्ग बोल। हरीश मानव आउटलुक मैगजीन से। हाँ बोलो जी हरीश जी। हरीश जी हुड्डा साहब, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं सरकार ने, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ना ही वहां पे खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी कॉल लिया था कि जो ऐसे पीड़ित हैं उनकी हेल्प करेंगे। तो कांग्रेस ने ऐसा कॉल क्यों नहीं लिया कि जितने कांग्रेस सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यालय हैं, वहां उनको क्वारंटाइन सेंटर में क्यों नहीं बदला गया? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारी वो होती हैं। जब ये सरकार की जिम्मेवारियां हैं, अब सरकार की जिम्मेवारी कोई पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये तो क्वारंटाइन, तो होम क्वारंटाइन तो लोग अपने आप भी करते हैं जी। बट सर, जहाँ पे स्कूलों में कॉलेजों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल भी। तो देख के बनाना चाहिए। ऐसी बात नहीं, हमारे हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं है। अगर ठीक ढंग से बनाते बन सकते थे, और कोई कमी है दूर करनी चाहिए। राजन शर्मा जी टीवी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहला तो डिप्टी सीएम ने अभी जो कहा था माइग्रेंट लेबर के ऊपर, उन्होंने कहा था माइग्रेंट लेबर के ऊपर, सर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ऊपर कहा कि देखिए हमने फैसिलिटीज सारी देने की कोशिश की इनको, लेकिन सरकार जिम्मेदार है कि हम इनको इमोशनली जो है इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई, ये इसलिए वापस जा रहे हैं। फैसिलिटी में कोई कमी नहीं थी। पहला सवाल तो ये है सर। देखिए, ये तो मैंने कहा ना, अविश्वास हो गया, और कुछ रहे भी चले भी गए, और जो घर जाना चाहता है उसको रोकना भी नहीं चाहिए। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ और ज्यादा सुविधा देते। मान लो कई फैक्ट्री में तनख्वाह नहीं दी गई, क्यों? उनके पास आमदनी नहीं थी। तो सरकार इनकी जिम्मेवारी उठती, कुछ इनका 2 महीने की 3 महीने की तनख्वाह का पहले करती, और ये विश्वास दिलाते कि भाई हम हैं तुम्हारे साथ, तुम बच जाओ, तनख्वाह जहाँ तक सुमार है, तुम्हारी आमदनी का सुमार है, रोजी रोटी तुम्हारा, हम जिम्मेवार हैं तो तुम कुमारे हो। तो बहुत सारे तरीके थे। अगर उनको भावनात्मक तरीके से उनको विश्वास दिलाया जाता, हो सकता है वो नहीं जाते। लेकिन जो परिस्थिति हुई उसमें मैं जान चाहता, लेकिन जो घर जाना चाहता है उनको सुविधा पूर्वक भेजना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। राम सिंह बराड़, अजीत समाचार से। एक क्वेश्चन रह गया है सर। एक सवाल ये है कि 75 लाख का जो आप कह रहे हैं, बार बार डाटा जो दिखा रहा है, एक तो ये कह रहे हैं 75 लाख मीट्रिक टन का जो डाटा है सर, 75 लाख मीट्रिक टन, ये कह रहे हैं कि एंटीसिपेशन थी, हमारा कोई टारगेट नहीं था। दूसरा, डिप्टी सीएम ये कह रहे थे कि देखिए 10 साल आप लोग भी राज में रहे हैं, अभी जो है जिस हिसाब से गेहूं आ रहा है मंडियों में, 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आएगा नहीं, ये हमारा अभी भी विश्वास है। तो आएगा कहां से जब लिफ्टिंग ही नहीं है, मंडी खाली नहीं है, पेमेंट नहीं हो रही। किसान कह दिया बेमौसमी बारिश है, उनका भीग के कीचड़ हो गया। तो ये समस्या नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं देख रहे हैं। और उनके तो घर में पड़ा है। अब 94 लाख मीट्रिक टन की तो पिछली बार खरीद हुई थी। पिछली बार से तो बहुत अच्छी फसल थी आपके। हुड्डा साहब, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नमस्कार हुड्डा साहब, राम सिंह बराड़ बोल रहा हूँ। अच्छा बराड़ साहब नमस्कार। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर जो बिजाई होती है, जो रोपाई होती है धान की, वो बाहर यूपी और बिहार से जो हमारी लेबर आती है, वो ज्यादातर उस लेबर के सहारे होती है।
तो अब की बार वो लेबर जो है वो सारी धीरे धीरे करके वापस आ रही। एक तरफ हम एमएसएमई चला रहे की कोशिश कर रहे हैं, छोटे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे धान की बुझाई है, तो उन लेबर के जैसे जैसे वो बाहर जा रही है, लाखों चले गए, तो वो कैसे हो पाएगी। और दूसरी क्या है कि हर दूसरे देशों में बहुत अच्छे जो देश हैं उन्होंने फाइनेंशियल मदद की है, लोगों की बड़े स्तर पर मदद की है। हमारी सरकार कह रही है कि आप कर्जा ले लो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री ने चाहे दूसरे ने। हरियाणा सरकार खुद कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटा रही है और दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप सबको बैठे हुए तनख्वाह दो, तो ये कैसे चल पाएगा। मेरे ये दो चीजें। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आपने जैसे पहला सवाल का क्या नाम इसका जो लेबर जा रही है, लेबर जा रही है, इसका सवाल का एक तो देखिए समय आ गया, ये जो धान की बिजाई की पद्धति बदलनी चाहिए। जैसा डायरेक्ट सीडलिंग जो है वो आप करोगे तो आप कामयाब होगे, उसके और तरीके हैं। और लेबर का जहां तक सवाल है, जो किसान के बैठा है उसने नहीं जाने दिया बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे चले भी गए। अब किसान ने अब कटाई के बाद भी तो पहले इतने लेबर काटती थी, कम्बाइन आती थी, लेट कम्बाइन आई, लेकिन फिर भी डंगवारा सिस्टम करा, भाई मेरी निकल गई तो मैं आपके पास चला गया। यही करके मिलजुल के करना पड़ेगा इनको। एक इस कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हुड्डा साहब, मैं जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक न्यूज चैनल से हूँ। दूसरा सवाल था इसमें। हाँ हेलो साहब, सरकार खुद कच्चे कर्मचारियों को हटा रही है, तो दूसरों को कैसे आप कह सकते हैं कि तुम उनको मैं तो पहले कह चुका, आप शायद सुना नहीं होगा। सबसे पहले मैंने अपने उसमें कहा था कि सरकार का काम ऐसी टाइम में जो रोजगार देने का है, हटाने का नहीं। कई यूनिवर्सिटी से मतलब सफाई कर्मचारी हटा दिए, कई कॉरपोरेशन ने, कमेटियों ने सफाई कर्मचारी तक के हटा दिए, प्रोफेसर तक के। अब अपना गुड़गांव यूनिवर्सिटी में जो है वो रेवाड़ी यूनिवर्सिटी में हटा दिए, गुड़गांव में हटा। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए इनको, बल्कि और रोजगार देने चाहिए। हटाने का सवाल ही पैदा नहीं, हटाना नहीं चाहिए था। ये कोई इनको फिर से इस पे विचार करना चाहिए। और किसी का भी रोजगार से हटाने तो मतलब नहीं, खासतौर पर कच्चे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे उनको भी रखना चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए। हुड्डा साहब, जितेंद्र चौधरी, मैं खबरें अभी तक जितेंद्र जी सर, जो आपने 12 कनेक्शन का मुद्दा बताया, उसको लेकर के कल हमने बिजली मंत्री से बात की थी और उन्होंने ये भी बताया कि 84,000 की जो बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, वो केवल इन लिस्ट करने के लिए, लिस्ट में आने के लिए उन लोगों की तरफ से 100 रुपए का फॉर्म जो है, करीब 100 रुपए का फॉर्म भरा गया था। जबकि सिक्योरिटी जो है, जो 12 कनेक्शन की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी उनकी तरफ से जमा नहीं कराई। ऐसा आपकी सरकार के समय में भी होता रहा है कि जिनको कनेक्शन चाहिए उन्हें इन लिस्ट होने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था। सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने बताया कि 6200 कनेक्शन देने थे। आपने भी बताया कि 462 कनेक्शन अभी तक दिए हैं और 6200 कनेक्शन उनको प्रोवाइड कराने थे। एक तो सर विषय ये है कि उसमें जो डाटा आपकी तरफ से बताया जा रहा है, उनको कहना है कि सिक्योरिटी अभी उन लोगों की तरफ से जमा नहीं कराई गई है, केवल इन लिस्ट किया है। दूसरा जो सर जी ऐसा है जितेंद्र जी, 9,000 आदमियों ने कराया कि 300 करोड़ रुपए आया हुआ है। हमारे समय सिक्योरिटी भी नहीं थी जी, ये तथ्य है जी। इसके अलावा सर जो सिक्योरिटी की बात है, उसमें जिनकी आई हुई है उनको तो दे दो। तरीके से आर्थिक मंदी है, सभी वायदा किया वो तो दे दो। सभी इस आर्थिक मंदी से परेशान हैं। किसान को एक ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक जमा कराना होता है बतौर सिक्योरिटी। हालांकि उसमें बिजली के तार, खंबे वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि आज के समय को देखते हुए उस सिक्योरिटी अमाउंट में भी कोई राहत सरकार को दे, सरकार कोई राहत किसान को देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज किसान सबसे ज्यादा तकलीफ में है, और ये माइग्रेंट लेबर हैं, गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार है, तकलीफ में जितनी राहत इस प्रकार से भी दी जाए, ये भी एक राहत का साधन है। इसको किसान को राहत देनी चाहिए। मनवीर सैनी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ सर, नमस्कार। लेकिन एक एवरेज इस तरीके का बताया गया, आप क्या मानते हैं? हाँ सर, मनवीर बोल रहा हूँ। हाँ मनवीर जी बोलो। हाँ सर, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का।
सैलरी इनको 30-40% मिल रही है, काम बराबर का हो रहा है, और ये डर के मारे ये वो तबका है जो बोल भी नहीं पा रहे कि जी हमें तनख्वाह पूरी दो। और एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा है जहाँ पे पूरी तरह से ले ऑफ होनी शुरू हो गई है। कितनी प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं जहाँ से लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो उसके लिए आप ऑपोजिशन के नेता के नाते आप लोगों की क्या कोशिश रही है और कैसे बचाएंगे सबको? देखिए, मैंने कहा ये बेरोजगारी जो है वो पहले ही हरियाणा सबसे ऊपर था, अब और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए था कि जो रोजगार जिनके लगे हुए हैं उनको विश्वास दिलाएं, उनकी मदद करें। भाई उनसे अब कोई मान लो काम नहीं हो रहा, मालिक ने 1 महीने की तनख्वाह दे दी, दूसरे की नहीं दे रहे, कोई कम दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में इसको सरकार को भी इनकी मदद में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। थैंक यू सर। एक बात सुनिए मनवीर जी, पहले दिन मीटिंग हुई थी हमारी ऑल पार्टी की, तो ये समझा था वो एक उठा भाई कर्जा लेंगे, कर्जा तो ले रहे हैं लेकिन राहत नहीं दे रहे। कर्जा लिया 2 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया, फिर वो किस काम का कर्जा ले रहे हैं भाई? हाँ, आप कर्जा ले लो और ले लो, मेरे को इतना। अगर किसान को, गरीब आदमी को, छोटे दुकानदार को, जो 3 व्हीलर बेचारा चलाता है जिसकी दिहाड़ी बंद होगी, रिक्शा पुलर को, जो बार्बर शॉप है जिसकी दुकान बंद है, अब भी बंद है, सैलून और ये बार्बर शॉप अब भी बंद है, कब तक बंद रहेगी? बेरोजगार जो हो गए, इनकी मदद में उतरना चाहिए किसान सरकार को। कर्जा लो। थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच। हुड्डा साहब, एक सवाल मेरा है। हाँ जी, आज सत्यदेव शर्मा जी। हाँ जी। जुलाना, लुधियाना और पिल्लूखड़ा 3 मंडियों की एक खबर आज आई है, जिसमें वहां के जो आड़ती हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो उठाव वाले हैं यानी कि ट्रांसपोर्टर हैं उनसे 2 रुपए कट्टा अलग से ले रहे हैं। असल में एफर्ड ने प्रबंध पूरे नहीं किए कि उनकी फसलें जो वहां पे बोरियां पड़ी हैं उनको उठा के गोडाउनों तक ले जाएं। अब ट्रांसपोर्टर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी गेहूं उठवानी है तो उसके लिए आपको 2 रुपए कट्टा देना पड़ेगा। ये एक बड़ा झोल हो रहा है आजकल। देखिए, ये वही मैंने कहा ना, लिफ्टिंग का सवाल है। बहुत जगह अगर आप देखेंगे, ये भी एक बड़ा भारी स्कैंडल निकलेगा। सिंगल टेंडर ट्रांसपोर्टेशन सिंगल टेंडर पे, जो कि नहीं देने चाहिए। सब कॉम्पिटिटिव वो है और इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो इसको उसका कोई ना कोई सरकार को करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ बलवंत जी, आप पूछ रहे थे, आप उंगली उठा रहे थे। बलवंत जी, अपना माइक ऑन करो। हेलो। हाँ जी, अब खुल गया। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी बलवंत जी। भाई साहब, जो जालंधर से और लुधियाना से जो प्रवासी मजदूर थे वो पैदल चलते चलते अंबाला पहुंच गए रात को। पुलिस ने डंडे मार मार के उनको वापस पंजाब में खदेड़ दिया। हरियाणा से जो मजदूर यमुनानगर से होते हुए यूपी में जा रहे थे, यूपी ने डंडे मार के उनको वापस हरियाणा में खदेड़ दिया। फिर हरियाणा पुलिस ने भी उनको पीटा। मैं ये समझता हूँ कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार हो तो तालमेल नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये मजदूरों के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती है? क्या सरकारें संवेदनशील नहीं होती? देखिए, सरकार किसी के हो, सवाल इस बात नहीं है, लड़ाई सारी मिलके लड़ रहे हैं। और ये मैंने शुरू में कहा था, जो प्रवासी मजदूर हैं, अमानवीय भी जो अमानवीय जो व्यवहार हुआ है वो नहीं है। यहाँ नहीं, अंबाला में नहीं, गुड़गांव में भी ऐसा हुआ, यूपी के ऊपर भी ऐसा हुआ। अरे ये तो पहले तकलीफ के मारे हुए हैं, बेचारे मजबूरी में भूखे पैसे जा रहे हैं, इनको तो सुविधा देनी चाहिए। वो देशवासी हैं, हमारे भाई हैं, वो इस देश के निर्माता हैं। देश का निर्माण तो मजदूरों ने किया, देश के निर्माता हैं, उनको उतना ही सम्मान। कोई घर जाना चाहता है तो उसको सरकार की जिम्मेवारी है। चंद्रशेखर धरनी जी, पंजाब केसरी। सर, हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये है, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। अच्छा हुड्डा साहब, वैसे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद किए हुए हैं इन दौरान, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सभी धार्मिक संस्थान भी बंद है।
लेकिन एक हरियाणा की राज्य मंत्री है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मंदिर खुलवाया जाता है, मंदिर में माथा टेका जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन ये है कि जिम्मेवार पद पे बैठा उसको जिम्मेवारी से ही काम करना चाहिए। मैं हूँ, वो हो, ए हो, बी हो, मैं भी तो घर बैठा हूँ, क्योंकि ये कह दिया उन्होंने, कह दिया 65 साल से उम्र से बाहर मत निकलो, तो जिम्मेवारी से ही सबको काम। हाँ जी, सुरेंद्र धमान जी एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। हुड्डा साहब, ये जो शराब घोटाला, अब तो आपने बहुत दिनों से पढ़ लिया होगा, इसमें एससीटी भी गठित होगी, और शराब घोटाले पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ ये जो घोटाला हो रहा है इसमें विपक्ष के नेता के नाते आप क्या मांग करते हैं? देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि शराब बंद हुई, हमने तो पहले दिन कहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद शराब बंद की गई, और फिर यूपी में भी खुली, दिल्ली में भी खुली। शराब के ठेकों के सामने लंबी लंबी लाइन लग गई वहां यूपी और दिल्ली में, लाठीचार्ज तक करना पड़ा ठेके बंद करने पड़े। हरियाणा में कोई लाइन नहीं लगी। इसका कारण एक ही था कि तस्करी पूरे जोरों से चल रही, और ये इतने लेवल की तस्करी चल रही हो और सरकार आंख बूंद कर बैठी हो, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। किसी वरिष्ठ तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं इसमें क्या हो, जब इतनी बड़ी तस्करी हुई है? अब तो ये इन्होंने SIT बनाई है, लेकिन अगर SET बनाई, चलो सॉरी, हाँ जी, अब SET की रिपोर्ट देखेंगे। खाली किसी ऊपर दोष करने के लिए नहीं बोलता, खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता। SET की रिपोर्ट देखूंगा, अगर वो तसल्ली बख्श नहीं हुई तो फिर हम डिमांड करेंगे कि ऐसी एजेंसी से कराई जाए या हाईकोर्ट के जज से कराई जाए। पहले मैं उसकी रिपोर्ट देखूंगा, क्योंकि रिपोर्ट आने वाली है। किसी वरिष्ठ साथी पत्रकार का और कोई प्रश्न हो? एक हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है, शायद आपने उसका दूसरा जवाब दिया था। ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के अभी एक साथी पूछ रहे थे, दरअसल 12,000 कनेक्शनों के लिए एप्लीकेशन आई थी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन अभी तक सरकार ने 4,000 को ही मंजूरी दी है, और उसमें भी मोटरें वो कह रहे हैं कि सरकार ही अपने मोटरें देंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो 8,000 जो लोग बाकी रह गए उनके लिए क्या हो? क्योंकि आज भी एप्लीकेशन तो 84,000 आई थी, हाँ ठीक है ना, और 300 करोड़ रुपए जमा करा दिए। 9,000 ने और बढ़ गया होगा, 12,000 ने करा दिया होगा सिक्योरिटी जमा। तो अब कुल दे रहे, वायदा इनका शुरू में ये था कि हम 6200 कनेक्शन देंगे, अब 2200 तो वहीं से घटा दिए, और आगे लोग कब तक इंतजार करेंगे? कुछ तो उनको तारीख देनी पड़ेगी। अब ये कहना कि भाई फलाना मीटर लगाओ, ये तो किसान के उसमें छोड़ो, कौन अपने उसमें घटिया मीटर लगाएगा? तो किसी ने मीटर खरीद रखा होगा पहले, तो उसको छूट देनी चाहिए, पहले इनका वायदा भी था ऐसा। जी नमस्कार, मैं प्रदीप सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। है जी हुड्डा जी नमस्कार, मैं प्रदीप टोटल न्यूज से आपसे सवाल। हाँ प्रदीप बोलो भाई। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ सर, मेरा सवाल ये है आपसे, जो खासतौर से जो मौजूदा परिस्थिति है और कोरोना संकट बढ़ा है, और खासतौर से हरियाणा की बात करें तो एक मिलजुल कर लड़ाई आगे लड़ेंगे, एकजुट विपक्ष होगा, सरकार होगी, ये मैसेज दिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग इसमें आ रहे हैं। मौजूदा हालात में क्या सबसे अहम सुझाव आप राज्य सरकार को देंगे, और क्या कोरोना से निपटने की जो लड़ाई अब तक राज्य सरकार लड़ रही है ये पर्याप्त है या और करने की जरूरत है? पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आपका क्या सुझाव? देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि ये एक सरकार अकेली नहीं लड़ सकती, हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे, और खाली सरकार और विपक्ष नहीं, सब लोग, हर वर्ग इकट्ठा होकर लड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेता के नाते त्रुटि आती है तो मेरी जिम्मेवारी, मैं बता रहा हूँ, जो ये बातें मुद्दे जो उठाए वो जो है सरकार को उसको फैसले लेने चाहिए। तो मैं बार बार उठा रहा हूँ, अब नए नए तजर्बे करने का समय नहीं है। जैसे मैंने कहा, सरकार को भी उतनी संवेदनशील होनी चाहिए, अगर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। लेकिन दूसरा जो सरकार ने किसानों की बात की है, और किसानों के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंस किया है। आपको लगता है यह पर्याप्त है? क्या किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? किसने किया है?
केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंस किया, उसमें किसानों के लिए खास तौर से 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें कृषि सेक्टर को फोकस किया गया है। देखिए, इसमें बहुत सारे तो अमाउंट वो है जो ऑलरेडी बजट में था। अब 2,000 रुपए 6,000 रुपए की बात जो बजट में प्रोवाइडेड थी, लेकिन किसानों को एक किसान के होने के नाते जो उम्मीद थी कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी और मदद की जाएगी, वो उम्मीद हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई इससे। और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, देखिए इसमें मैं ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहता। मनरेगा के 40,000 करोड़ दिए हैं और इस तरह कुछ मदद की है। इसके अलावा तो बजट में जो प्रोविजन था, ये तो मतलब एक किस्म से 20 लाख करोड़, तो मैं इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं, लेकिन ये तो एक किस्म से गुप्त दान है। अब किसको लाभ होगा ये तो पता नहीं, समय बताएगा। किसी को कुछ नहीं पता किसको क्या मिला। अभी तो कोई ऐसा दिखा नहीं। तो डायरेक्ट उम्मीद मिलेगा किसान को, मजदूर को, प्रवासी मजदूरों को, वो अभी मतलब सीधा जिस तरह और देशों ने दिया है वो उसमें नहीं मिला है। और ये जो प्रवासी मजदूरों वाली समस्या है, ये कितना असर डालेगी हरियाणा पर? प्रवासी मजदूरों का जो पलायन हुआ है, राज्य सरकार ने रोकने की अपील की, चिट्ठी भी लिखी गई बिहार सरकार को, ये कितना असर डालेगा आने वाले समय? ये तो पूरे देश पे डालेगा, पूरे देश पे डालेगा। हरियाणा में तो बहुत ही ज्यादा डालेगा। हरियाणा में तो बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा थी और बढ़ गई, और अब आर्थिक उसको लाने पे पटरी पे अब कह दिया इन्होंने कि अब सब फैक्ट्रियां चालू करो। लेकिन असली हुई कि नहीं? असलियत में कहाँ से होंगी? जब तक खरीदार नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो क्या करेंगे? तो ये समस्या है, गंभीर समस्या है। वो हम सबको इसका ध्यान रखकर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारी आर्थिक जो है स्थिति सुधार हो और हमारा प्रदेश फिर से विकास की पटरी पे आए। हुड्डा साहब, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। ये सब जानते हैं कि लेबर जो है नॉर्थ ईस्ट की काफी मूव कर गई, ये अलग बात है। लेकिन उसमें से जिन हालात में वो लेबर मूव की है, म्यूट कर देता। मैं कह रहा हूँ लेबर मूव कर गई, ये सबको पता है। लेकिन जो लेबर जिस हालात में मूव की है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जो चले गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो जल्दी से वापस आएंगे जिस हालात में वो गए हैं। और इंडस्ट्री पे स्किल्ड लेबर की कमी के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा जो है वो पहले से ही इंडस्ट्री लेवल पे बड़ा नीचे था, जो इंडेक्स उसका था वो बड़ा नीचे था। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि कोई उसको रिवाइव करने के लिए क्या कुछ थ्योरी, कोई योजना आपके पास हो सकती है? बिल्कुल सोचना चाहिए इसको, विचार करके। रिवाइव नहीं करोगे आप अपनी इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री लेबर को फिर से विश्वास नहीं दोगे और उसको उसका मन में विश्वास नहीं होगा, तो आगे बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हम बहुत पिछड़ जाएंगे। खाली इन्हीं कामों के लिए अगर जिस तरह हरियाणा सरकार कर्जा ले रही है अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, कब तक लेंगे? जब तक हमारी वो नहीं होगी, सुधार नहीं होगा। और इसमें सबको काफी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी कोई उनको पैकेज देना चाहिए जो अट्रैक्ट हो, आए, फिर से आए, ऐसे माहौल बनाना चाहिए। वो माहौल पहले एक खराब हो चुका है, उसको सुधारने में प्रयास होना चाहिए, करना चाहिए। सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार साथी या किसी का और प्रश्न हो? मुझे लगता है जल्दी जल्दी हुड्डा साहब को बुलाते रहेंगे, फिर जल्दी जल्दी सवाल खत्म होते रहेंगे। ठीक आपने कहा था भाई हफ्ते में आओ, मैं तो आ गया। ठीक है, आपने अच्छा किया। आप लोगों से बात हो जाती है। आप भी तो देखो, आप भी तो कोरोना योद्धा हो, इसमें क्या तो राय नहीं। आप भी जानवीर की आवाज मिल गई क्या? आगे और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। जी जी, से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना खतरे की घंटी टली नहीं है। खतरे की घंटी और बढ़ सकती है। खुला है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अच्छा है। कहीं चूक होगी तो फिर बड़ी तेजी से बीमारी बढ़ सकती है। अभी हुड्डा साहब जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो अनुमान बताए जा रहे हैं कि जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये देश में पीक पे होगा, बहुत लाखों की संख्या में मरीज होंगे देश में। हाँ, डॉक्टर गुलेरिया ने, मैंने सुना था है। हाँ जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि आप ढील जो दी गई है, मैं देख यहाँ पे सड़क पे देख रहा था, जैसे ही कल ढील दी गई तो
एकदम ऐसे आगे जैसे बहुत तेजी से लोग बाहर आए, तो कुदरती बात है। तो इस हिसाब में हमारे को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और सभी को गांव में भी ये सोचना चाहिए लोगों को। जो देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो ये इस लॉकडाउन के समय जो उन्होंने संयम रखा, जो अनुशासन रखा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखा। इसी वास्ते हरियाणा बचा रहा। अब भी आगे मेरे को पूरा भरोसा है और उनसे निवेदन भी है, इसी प्रकार से अपने आप को जो है ज्यादा सतर्क रहें और वो ही अपना बचाव रखें। स्वयं के बचाव में ही बचाव है। परिवार बचेगा, अपना गांव बचेगा, अपना शहर बचेगा, अपना प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। वीसी में शामिल होने वाले सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद चांद। हेलो, धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हुड्डा साहब। हाँ जी। हुड्डा साहब, मैं निश्चल भटनागर हूँ। हाँ भटनागर जी। हुड्डा साहब, बड़ी अच्छी चीज आपने बोली बातचीत के अंत में, हालांकि वो चीज निकल कर आई कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हर कोई ये देख रहा है कि थोड़ी सी छूट मिलती है तो लोग बावले होकर घरों से बाहर की तरफ भागते हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। इस दिशा में आपकी तरफ से आज अपील की गई है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से काफी दिन पहले से एक ये कवायद चल रही है। उनकी तरफ से मांग है कि इसको लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत है, जिससे लोग इसकी गंभीरता को समझें। आप उनके इस कानून बनाए जाने के विचार से किस हद तक सहमत हैं? क्या आप इसको समर्थन करते हैं कि लोगों को क्या कानून बनाना चाहते हैं? वो उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है और मास्क लगाना, इसको कानूनन मतलब उसमें लाना चाहिए जिससे लोग इसका पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, मास्क तो लगाना ही चाहिए, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो अब सबको अनुशासन में रहना चाहिए। अब तक तो रहे ना, हरियाणा में लोगों ने वो क्या है, लोगों को चेतना चाहिए, लोगों में चेतना इसको लेकर हुड्डा साहब, कोई कानून की आवश्यकता है? जैसे कि हेलमेट लगाए जाने का एक प्रावधान रखा गया मोटर व्हीकल। हेलमेट एक दूसरी बात है, मास्क दूसरी। मास्क तो ऐसा ये बीमारी है, महामारी। हाँ, तो मास्क लगाना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि सोशल, तो क्या कानून के अंदर प्रावधान इसका होना चाहिए? देखिए, मास्क लगाना चाहिए, लोगों को चेताना चाहिए। कोई ऐसी अनिवार्य करें तो कर सकते हैं, मास्क लगाना अनिवार्य कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। निश्चल जी, नमस्कार। नमस्कार जी।